बैक फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर स्टडी चैनल मूव ऑन स्टडी। तो फ्रेंड्स, मैं आज आप लोगों के सामने ग्रुप डी का मैं अपने स्तर पर नेक्स्ट सीरीज लेकर आऊँ जो आप लोगों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। इससे पहले फ्रेंड्स, मैं आप लोगों के बीच में कुल 14 सेट अपलोड कर चुका हूँ। तो चलिए देखते हैं इसमें क्वेश्चंस क्या है। हवा में एक ठोस का भार 10 न्यूटन है। इसे पानी में डुबाने पर इसकी भार में 2 न्यूटन की कमी हो जाती है। तो ठोस का घनत्व ज्ञात करना है। तो फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, जब भी स्टेप्स का क्वेश्चन आता है तो सबसे पहले आप लोग क्या के लिए रिलेटिव डेंसिटी निकालिए। ऑलरेडी आप लोगों को मैं रिलेटिव डेंसिटी का फॉर्मूला पिछले क्लास में बताया था। इसमें क्या कीजिए, ठोस का भार हवा में फिर आभासी भार में कमी कीजिएगा। तो देखिए इसमें कितना भार दिख रहा है, 10 लिख रहा था, और कितनी कमी का रहा, 2। तो हम लोग इससे अगर डिवाइड करेंगे तो कुल कितना आ गया, 5 आ गया। क्लियर है। और आप लोग को निकालना अपेक्षित घनत्व। तो फ्रेंड्स, अपेक्षित घनत्व का वैल्यू तो आप आगे आप लोग के पास 5। अब देखिए क्या निकालना है। सबसे पहले रिलेटिव डेंसिटी का फॉर्मूला आप लोग लिख सकते हैं। पदार्थ का घनत्व, देखिए मैं लिख देता हूँ, पदार्थ का घनत्व बटा होता है 4 डिग्री सेल्सियस पर। देखिए लिख देता हूँ, सबसे पहले लिखिएगा पदार्थ का घनत्व बाई 4 डिग्री सेल्सियस पर जल का घनत्व। ये आप लोग को क्वेश्चन को ध्यान में रखना पड़ेगा। ऑलरेडी रिलेटिव घनत्व भी कितना लाया था, 5, तो मैं 5 लिख दूंगा। अब पदार्थ का घनत्व आप लोग को निकालना, तो फ्रेंड मान लीजिए एक्स मान लिया, ठीक है। और 4 डिग्री सेल्सियस पर जल का घनत्व कितना होता है, ऑलरेडी आप लोग जानते हैं 1000। क्या होता है ये, 1000 केजी पर मीटर की होता है, 1000 केजी पर मीटर की होता है। और आप लोग क्या कीजिए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिएगा। तो एक्स का अगर वैल्यू निकालते हैं तो 5 को 1000 से मल्टीप्लाई कीजिए तो क्या आएगा, 5000 आ जाएगा, केजी मीटर पर क्यू आ जाएगा। तो यानी कि इसका जो राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए को, सॉरी सी को क्लिक कर सकते हैं। यानी इसका जो राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी होगा। सिंपल है फ्रेंड्स, आप लोग को यहाँ पे याद करना पड़ेगा 4 डिग्री सेल्सियस पर जो जल का जो घनत्व होता है 1000 ग्राम पर, देखिए 1000 ग्राम पर मीटर क्यू होता है। इस चीज़ को भी आप लोग को ध्यान में रखना पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या लिख रहा है ये। जब साइकिल में ब्रेक लगाया जाता है तो ब्रेक पैड पहिए को स्पर्श करता है, तब इसमें कौन सी पहियों की गति को रोकेगा। काफ़ी इजी क्वेश्चन है ये। तो फ्रेंड्स याद कीजिएगा, जब साइकिल में ब्रेक लगाया जाता है तो ब्रेक पहिया को स्पर्श करता है। अब ब्रेक पैड और रिम के बीच घर्षण बल पहिया को रोकता है। यानी कि काफ़ी अच्छे से आप लोग लगा सकते हैं घर्षण बल के कारण। यानी कि ऑप्शन के बीच में देखिएगा तो ऑप्शन नंबर बी को क्लिक कर सकते हैं, यानी घर्षण बल के कारण। क्लियर है। चलिए बात करते हैं घर्षण बल का। तो फ्रेंड्स सबसे पहले याद रखें, घर्षण बल जो होता है वस्तु की गति का विरोध करता है। अगर क्वेश्चन आता है घर्षण बल का कार्य क्या होता है, तो वस्तु की गति का ये विरोध करता है। इस सबसे पहले इस चीज को आप लोग को ध्यान में रखना पड़ेगा। क्लियर है। और घर्षण बल हमेशा दो वस्तुओं के संपर्क तल पे लगता है, यानी हमेशा दो वस्तुओं के संपर्क तल पर ये बल लगता है। क्लियर है। और घर्षण बल जो होता है अभिलंब बल के समानुपाती होते हैं। इसके साथ साथ फ्रेंड्स, घर्षण बल यानी एफ का फार्मूला आप लोग निकालना था तो म्यू इंटू आर कर सकते हैं, यानी अभिलंब बल गुना सॉरी घर्षण गुना कर सकते हैं। क्लियर है। इस चीज़ को आप लोग को ध्यान में रखना पड़ेगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन। एक चालक का प्रतिरोध किस जिस पर निर्भर नहीं करता वह है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे लिख रहा है चालक किस पर चालक का प्रतिरोध किस बातों पर निर्भर नहीं करता। सबसे पहले प्रतिरोध का मैं सूत्र लिख देता हूँ। प्रतिरोध का सूत्र होता है रो लेंथ व एरिया होता है। यानी कि देखिए सबसे पहले निर्भर करता है प्रतिरोधकता पे, फिर लेंथ पर निर्भर करता है और एरिया पे, ये 3 चीज़ों पर ये निर्भर करता है। क्लियर है। इसके साथ साथ ये तापमान पर भी निर्भर करता है। तो देखिए आप लोग देख सकते हैं निर्भर था, लंबाई पर भी था, प्रतिरोधकता पर भी था, और अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल भी था। लेकिन आप लोग देखे होंगे द्रव्यमान इसमें नहीं आता। तो राइट आंसर क्या कीजिए, ऑप्शन नंबर ए को काफी अच्छे से क्लिक कर सकते हैं। तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। क्लियर है। चलिए बात करते हैं प्रतिरोध का। तो फ्रेंड्स ओम के नियम के अनुसार देखिए भी इक्वल टू क्या होता है, आई आर होता है। यहाँ पे जो आर आ रहा है तो आर को बोलते हैं प्रतिरोध, और आर का जो फॉर्मूला होता है वी बाई आई निकाल सकते हैं। ठीक है। और देखिए वी फोर होता है विभवांतर। विभवांतर कैसे मतलब कहता है, वोल्ट होता है, और करंट का क्या होता है, एम्पियर, यानी वोल्ट पर एम्पियर। वोल्ट पर एम्पियर को हम लोग क्या बोलते हैं, ओम कहते हैं। क्या कहते हैं, ओम कहते हैं। इस टाइप से आप लोग को ध्यान में रखना पड़ेगा। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। वायु के सापेक्ष किसी द्रव्य का क्रांति कोण 45 डिग्री है तो उसका अपवर्तनांक क्या होगा। काफी इजी क्वेश्चन है ये। सबसे पहले फ्रेंड्स आप लोगों को मैं बताना चाहता हूँ, जब भी अपवर्तनांक का क्वेश्चन आता है तो देखिए अपवर्तनांक को मैं लिख दिया हूँ। अपवर्तनांक को म्यू से डिनोट करते हैं। क्लियर है। और अपवर्तनांक का फॉर्मूला जो था 1/sin c, ये फॉर्मूला को आप लोग लिखिएगा, 1/sin c होता है। अब देखिए 1 कर दिया, सैन सी यानी होता है एंगल, तो यहाँ पे क्रांतिक कोण का क्रिटिकल एंगल का वैल्यू देख रहे होंगे 45 डिग्री था, तो मैं 45 डिग्री लिख दिया हूँ। अब देखिए 1/1 और सैन 45 का वैल्यू क्या होता है, 1/√2। अब √2 को 1 से गुना कीजिए तो ऑलरेडी क्या आएगा, √2, यानी राइट आंसर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर 1। तो इस टाइप्स का ये क्वेश्चन आप लोगों का पेपर में बनता है। तो फ्रेंड ये फार्मूला को आप लोग याद रखिएगा, अपवर्तनांक का वैल्यू क्या होता है, 1/sin c होता है। क्लियर है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन। अरब सागर में गिरने वाली नदी कौन सी है। तो फ्रेंड्स देखिए अरब सागर में गिरने वाली नदी का मैं नाम एग्जाम्पल करवा देता हूँ जो आप लोग के लिए काफ़ी इजी हो जाएगा। सबसे पहले इसका एक ट्रिक है, इस ट्रिक को याद कर लीजिए, समानता। देखिए समानता याद कर लीजिए। अब देखिए सापुर,
साफ पुर होता है साबरमती, देखिए मैं लिख देता हूँ, देखिए साफ पुर होता है साबरमती होता है, क्लियर है। उसे माँ से बात करना चाहते हैं तो माँ फिर होता है माही नदी, क्लियर है। नागपुर होगा नर्मदा नदी, नागपुर क्या होता है नर्मदा नदी। उसी पर तापपुर होता है ताप्ती नदी। ये चारों जो मैं नदी लिखा हूँ ये सारी अरब सागर में गिरती है। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग लिखना, देखिए ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर फोकस करना चाहते हैं तो देखिए ताप्ती नदी आप लोग को ऑप्शन नंबर डी में लिख रहा है। तो ताप्ती नदी कहाँ पे गिरती है, अरब सागर में गिरती है, क्लियर है। बात करते हैं ताप्ती नदी का, तो फ्रेंड ताप्ती नदी का जो उद्गम स्थल होता है वह सतपुड़ा श्रेणी होता है। इस चीज़ को भी आप लोग याद रखिएगा, यानी ताप्ती नदी का उद्गम जो स्थल होता है क्या होता है सतपुड़ा श्रेणी होता है। इस चीज़ को भी आप लोग को ध्यान में रखना पड़ेगा। और ताप्ती नदी मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात से होकर प्रवाहित होकर अरब सागर में गिरती है, क्लियर है। बात करना चाहते हैं गोदावरी नदी का, तो गोदावरी नदी दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है। यानी कि अगर क्वेश्चन आता है दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो फ्रेंड्स याद रखिए गोदावरी नदी, क्लियर है। और ये कहाँ से निकलती है, तो महाराष्ट्र के नासिक से निकलती है। बात करते हैं महानदी का, तो फ्रेंड्स महानदी जो होता है याद रखिएगा, महानदी ये अरब सॉरी महानदी हीराकुंड बांध पर स्थित है। ये भी आप लोग को ध्यान में रखिएगा। सबसे भारत की सबसे लंबी नदी भी देखा जाए जो प्रायद्वीपीय स्तर पर होता है तो महानदी होता है, क्लियर है। और कृष्णा नदी, तो कृष्णा नदी जो है वो महाराष्ट्र के महाबलेश्वर से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। मुद्रा राक्षस पुस्तक के लेखक कौन है, काफ़ी इजी क्वेश्चन है। तो फ्रेंड मुद्रा राक्षस पुस्तक के जो लेखक है आप लोग को ऑलरेडी जानकारी होगा इसका, तो फ्रेंड इसका होगा विशाख दत्त। कौन होगा, विशाख दत्त। चलिए ऑप्शन नंबर बी होगा। चलिए इसके बारे में कुछ डिस्कस कर देता हूँ। सबसे पहले फ्रेंड याद रखिएगा इस पुस्तक में मौर्य काल के बारे में जानकारी मिलती है। अगर क्वेश्चन आएगा मौर्य, देखिए इसको मैं इस टाइप से याद किया था, इसमें मौर्य काल की जानकारी मिलती है। देखिए माँ से मौर्य, माँ से मुद्रा राक्षस, इस टाइप से आप लोग याद कर सकते हैं, क्लियर है। और मुद्रा राक्षस पुस्तक में नंद वंश की पतन और मौर्य वंश की स्थापना पर आधारित नाटक भी है, क्लियर है। चलिए ऑप्शन के अकॉर्डिंग कुछ ऑपरेशन कर देखिए। बात करते हैं पाणिनि का, तो फ्रेंड पाणिनि की तो जो पुस्तक जो लिखा गया था अष्टाध्यायी, यानी पाणिनि के द्वारा जो पुस्तक लिखा गया था उसका था अष्टाध्यायी। तो अगर क्वेश्चन आता अष्टाध्यायी के लेखक कौन है, तो पाणिनि है, क्लियर है। वही बात करना चाहते हैं कात्यायन का, तो कात्यायन ने जो पुस्तक लिखा था उसका नाम था वर्तिका। अगर क्वेश्चन आता वर्तिका को किसने लिखा था, तो कात्यायन लिख सकते हैं, क्लियर है। वही फ्रेंड बात करते हैं भास का, तो भास का पुस्तक जो लिखा था स्वप्न वास वास दत्ता लिखा था। चलिए कुकिंग टू सेव योर लाइफ पुस्तक के लेखक कौन है, तो ऑलरेडी फिर आप लोग पढ़े होंगे अभी अभी अभिजीत बनर्जी। अभिजीत बनर्जी जो थे वह कुकिंग टू सेव योर लाइफ का लेखक थे। ऑप्शन नंबर बी होगा। निम्न वेन आरेख में कौन से वर्गों के संबंध का सही निरूपण करता है, सबसे पहले यहाँ देख सकते हैं आप लोग फल सेब संतरे लिख रहा। तो ऑलरेडी फ्रेंड्स देखिए सबसे पहले मैं बताना चाहता हूँ, देखिए ये मान लीजिए मैं फल लिया हूँ तो फल के अंतर्गत आप लोग का फल के अंदर सेब भी आ जाएगा और संतरे भी आ जाएगा। तो इसके अकॉर्डिंग अगर आप लोग ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखना चाहते हैं तो ऑप्शन नंबर बी को देखिए, आप लोगों के सामने ये डायग्राम आ जाता है। तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक मानव घन में दिखते हुए फलकों पर 1 से 3 लिखा है, दिखते हुए दोनों फलकों के विपरीत फलकों पर अंकों का कुल योग क्या होगा। काफी इजी क्वेश्चन। सबसे पहले फिर देखिए एक मानक घन में दिखते हुए कुल फलकों पर 1 और 3 लिखा हुआ है, दोनों फलकों के विपरीत फलकों पर कुल अंक क्या होगा। सबसे पहले देखिए आप लोग को ऑलरेडी पता फिर एक मानक पासा में विपरीत का योग हमेशा 7 होता है। तो देखिए एक का अपोजिट क्या होता है, एक का अपोजिट में क्या होता है 6 होता है। उसी बाद दो का अपोजिट क्या होगा 5 होगा। अब लास्ट का लिखेंगे 3 का अपोजिट क्या होगा 4 होगा। ये आप लोग ऑलरेडी जानते हैं। तो फ्रेंड बोल रहा है ये 1 और 3 के विपरीत फलकों का योग। तो देखिए 1 और 3 के बोल रहा, तो चलिए मैं 1 और 3 के, तो एक का क्या 6 है और 3 का क्या 4 है। तो हम लोग क्या करेंगे 6 और 4 का योग करेंगे, तो 6 4 का योग क्या होगा 10। तो इसका राइट आंसर क्या आएगा 10, जो कि ऑप्शन नंबर ए को क्लिक कर सकते हैं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखना चाहते हैं क्या ये, तो फ्रेंड लिख रहा है देखिए अंग्रेजी शब्दकोश में तीसरे स्थान पर कौन सा विकल्प आएगा। तो ये आप लोग के लिए काफ़ी इजी क्वेश्चन है ये, तो सजा सकते हैं आप लोग। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखा जाए तो फ्रेंड ऑप्शन नंबर सी होगा, यानी कि मोनेटरी होगा। चलिए ये क्वेश्चन रीजनिंग का क्वेश्चन आप लोग काफ़ी फोकस करके खुद से देख सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अपव्यय करना का अर्थ होता है लुटाना, तो उतरना का क्या होगा नीचे आना। तो सिंपल वे में आप लोग कर सकते हैं ऑप्शन नंबर बी। अब देखिए आप लोग आ गया मैथमेटिक्स का क्वेश्चन, तो मैथमेटिक्स का क्वेश्चन ही फैक्टराइजेशन के आधार पे चलिए बनाता हूँ। सबसे पहले देख रहे अंडर रूट 80 है, तो अंडर रूट 80 को अगर आप तोड़ते हैं प्राइम फैक्टराइज करते हैं तो 4√5 होगा, क्लियर है। उसी प्रकार रूट 112, तो इससे प्राइम फैक्टराइज करिए तो 4√7 होगा। उसी प्रकार 45 है, तो 45 को तोड़िएगा तो 3√5 आएगा, क्या आएगा 3√5 आएगा। फिर माइनस 63 के लिखिएगा तो 3√7 आएगा। अब आप लोग को सॉल्व करना है, तो फ्रेंड सबसे पहले क्या करें 4 को कॉमन ले लेंगे तो यहाँ क्या बचा अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 7 बच गया। उसी प्रकार हम लोग इस स्टेप से यहाँ करते हैं 3 कर देंगे, फिर यहाँ क्या लिखेंगे अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 7, ये कैंसिल हो गया। तो सॉल्व क्या होगा 4/3 इज द राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर क्या होगा 4/3। अब इसे फ्रैक्शन में लाना चाहते हैं तो आप लोग 1 पूर्णांक 1/2
2 भी लिख 3 भी लिख सकते हैं। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखा जाए तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी को क्लिक कर सकते हैं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या लिख रही है। 8 वर्ष पूर्व 4 सदस्यों वाले एक परिवार की औसत आयु 19 वर्ष थी। तो इस परिवार में एक बच्ची के शामिल हो जाने के बाद परिवार की औसत आयु 8 वर्ष पहले की तुलना में 4 वर्ष अधिक हो गई। तो बच्चे की आयु क्या होगी? काफ़ी आसानी से बना सकते हैं आप लोग। सबसे पहले क्या करेंगे, 8 वर्ष पूर्व 4 सदस्यों का योग निकालेंगे। तो देखिए औसत क्या था, 19 था, तो मैं 19 करूँगा। क्लियर है। अब यहाँ पे इसका कितना, चार, चार लिखना, 4 सदस्यों का, तो 19 का लोग 4 से गुना करेंगे। और फ्रेंड्स ऑलरेडी 8 वर्ष पूर्व था, तो पूरा तो हम लोग ऐड करते हैं। अब 8 था तो 8 कर दिया, कितना के लिए बोल रहे हैं, 4, तो 4 से हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। अगर आप लोग इसे सॉल्व करते हैं तो फ्रेंड्स इसे सॉल्व कीजिए तो देखिए 19 को 4 से गुना कीजिए तो 76 आएगा, और 8 चौक कितना था, 32 होता है। यानी कि सिंपल में इसे सॉल्व कीजिए तो 108 आएगा। क्या आएगा, 108। अब क्वेश्चन क्या लिख रहा, इस परिवार में एक बच्ची के शामिल हो जाने के बाद परिवार की औसत आयु 8 वर्ष पहले की तुलना में 4 वर्ष अधिक हो गई है। तो सिंपल वे में क्या कीजिए, पहले देखिए अब एक बढ़ गया, तो सबसे पहले देखिए 19 था, अब यहाँ 19 का 4 से हम लोग मल्टीप्लाई किए थे। अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, देखिए 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसे सॉल्व कीजिए तो 115 आ जाएगा। क्लियर है। अब हम लोग क्या करें, 115 जो यहाँ पे वैल्यू आपका आया, क्लियर है, और शुरू वाला वैल्यू कितना था, 108 था, तो दोनों को माइनस कीजिए तो क्या आएगा, 7 वर्ष। तो ऑलरेडी आप लोग इसका जो राइट आंसर आएगा 7 वर्ष, जो कि ऑप्शन नंबर सी को क्लिक कर सकते हैं। चलिए देखिए, दो संख्याओं का गुणनफल 192 है और उसका योगफल 28 है। इन दोनों संख्याओं में सबसे छोटी संख्या ज्ञात करें। तो देखिए जब भी स्टेप्स का क्वेश्चन आता है सबसे पहले क्या है, दो संख्या हमारी एक्स वाई, तो दोनों का गुणनफल क्या लिख रहा है, 192 लिख रहा। अब बोला इसका योगफल, तो फ्रेंड योगफल यानी एक्स प्लस वाई का वैल्यू 28 है। तो दोनों संख्याओं का योग ज्ञात करना है। तो इस टाइप्स का जब भी क्वेश्चन आता है तो फ्रेंड्स आप लोग ऑप्शन मेथड से भी बना सकते हैं, नहीं तो सबसे पहले याद कीजिए, नहीं तो एक फार्मूला यूज कीजिएगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर के रूप में बना सकते हैं। देखिए मैं बताना चाहता हूँ, देखिए जब इस टाइप्स का क्वेश्चन आता है तो क्या कीजिए, ए प्लस बी का होल स्क्वायर कीजिए, यानी ए प्लस बी का होल स्क्वायर कीजिए तो देखिए एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर कर दीजिएगा, ठीक है, प्लस 4 इंटू वाई। ये फार्मूला के बेस्ड आप लोग काफ़ी अच्छे से कर सकते हैं। तो देखिए एक्स प्लस वाई यानी दोनों का 28 दिया था, तो 28 का स्क्वायर करेंगे कितना का, 784 होता है। तो 28 का स्क्वायर 784 हो गया। अब हम लोग एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर निकालेंगे। क्लियर है। यहाँ पे कर देंगे प्लस 4 एक्स वाई, यानी दोनों का गुणनफल आप लोग देखे होंगे तो कितना था, तो 192 था। हम लोग सॉल्व करेंगे तो फिर 784 था ये, अब ये प्लस था तो माइनस कर देंगे। अब हम लोग 192 को 4 से गुना करेंगे, 4 दूनी 8 हो गया, 19 चौक 76, तो 76 से हम लोग माइनस कर देंगे। अब आप लोग देखिएगा तो एक्स माइनस वाई, तो एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर का वैल्यू आ रहा, तो 174 में से 768 जाएगा। तो ऑलरेडी फ्रेंड्स आप लोग देखिएगा एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर का जो वैल्यू आ रहा है 16 आ रहा है। क्या आ रहा है ये, 16 आ रहा, होल स्क्वायर में 16 आ रहा। तो सिंपल में एक्स माइनस वाई का जब वैल्यू निकालेगा तो केवल 4 आएगा। अब क्या करेंगे, दोनों इक्वेशन को सॉल्व करें। देखिए एक्स प्लस वाई, तो एक्स प्लस वाई का वैल्यू कितना था, 28 था। हम लोग देखें एक्स माइनस वाई, तो एक्स माइनस वाई का वैल्यू कितना आ गया, 16 आ गया। अब यहाँ से सॉल्व कीजिएगा तो आप लोग सिंपल वे में देखिए एक्स का वैल्यू निकालेगा तो 44 आ रहा, नहीं है सॉरी, 28 और 16 को ऐड कीजिए। तो फ्रेंड्स 28 16 को ऐड करेंगे, 2 और 1 3, 3 और 1 4, यानी कि एक्स का वैल्यू 22 आ रहा है। क्या आ रहा है, ये गलत आ रहा है क्या, ये तो एक्स प्लस वाई 16 का, सॉरी ये 4 हो गया था यहाँ, तो ये 32 का हाफ किया तो कितना आ रहा है, 16, तो एक्स का वैल्यू 16 आ गया। अब हम लोग वाई का निकालेंगे। तो फिर देखिए एक्स के पे ये कर दें, वाई के पे देखिए आप लोग सिंपल में याद कीजिएगा एक्स प्लस वाई, तो फ्रेंड दोनों का योग कितना था, तो ऑलरेडी 28 था। तो यहाँ पे एक्स का वैल्यू आप कितना फाइंड किए, 16 किए, आप प्लस वाई कीजिए बराबर 28। तो फ्रेंड्स वाई का वैल्यू याद कीजिए, तो 28 में से 16 गया तो ये कितना आएगा, चाहिए 12। तो इसका राइट आंसर क्या बचेगा, 12। तो सबसे छोटी संख्या क्या होगा, 12। ऑप्शन नंबर बी को क्लिक कर सकते हैं। तो इस टाइप से आप लोग को बनाना था ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक व्यक्ति समान दूरियां 5 किलोमीटर प्रति घंटा, 8 किलोमीटर प्रति घंटा और 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता है और कुल 61 मिनट 12 सेकंड में समय लेता है। तो व्यक्ति द्वारा तय की कुल दूरी क्या होगी। सबसे प्रेफरेंस आप लोग क्या कीजिएगा, इसके लिए एक फार्मूला का यूज कीजिए। देखिए जब भी 3 डिस्टेंस दिया रहेगा तो इसके लिए टोटल डिस्टेंस निकालने के लिए फार्मूला यूज कीजिए। देखिए 3XYZ कीजिएगा, 3XYZ कीजिएगा, फिर सबसे पहले दो का मल्टीप्लाई कीजिए एक्स वाई का, फिर वाई जेड का कीजिएगा, फिर एक्स जेड का कीजिएगा, यहाँ तक कर लीजिएगा। इसके बाद आप लोग टोटल टाइम से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये आप लोग का रूल होता है। तो देखिए 3 कर दिया हूँ एक्स, तो एक्स पहला चाल कितना था, तो ऑलरेडी देख रहे होंगे 5 था, सेकेंड चाल लिख रहा था 8 एंड थर्ड लिख रहा था 10, यहाँ लिख दिया हूँ। अब दो दो का मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 को 8 से गुना किए, 8 बचे कितना होता है 40। फिर देखेंगे 8 को 10 से गुना करेंगे कितना आएगा, 80 आएगा। फिर 10 को हम लोग किससे गुना करेंगे, तो 10 को यहाँ पे हाँ 10 को 5 से गुना करें, 10 पचे कितना हो गया 50। क्लियर। अब गुना
टोटल समय लेंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ टोटल समय देखेंगे तो 61 मिनट 12 सेकेंड था। क्या था ये? 61 मिनट 12 सेकेंड था। तो ऑलरेडी 61 मिनट 12 सेकेंड को आप लोग क्या कीजिए, इसी हम लोग कुल सेकेंड में बदलने का भरपूर प्रयास कीजिएगा। तो फ्रेंड्स आप लोग तोड़िएगा तो 3672 आ जाएगा, और यहाँ पे हम लोग क्या करें 3600 कर देंगे। अगर आप लोग इसे सॉल्यूशन टोटल कीजिएगा तो राइट आंसर आएगा 7.2 किलोमीटर। तो ऑप्शन नंबर डी को काफ़ी अच्छे से क्लिक कर सकते हैं। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। पाइप ए एक टैंक को 110 घंटों में भर सकता है। पाइप बी उसी टैंक को 132 घंटों में भर सकता है, और पाइप सी उसी टैंक को 165 घंटों में भर सकता है। पहले 22 घंटों के लिए तीनों पाइप एक साथ खोले जाते हैं और फिर पाइप बी को बंद कर दिया जाता है। पाइप ए और सी द्वारा टैंक के शेष भाग को भरने के लिए कितने घंटों का समय लगेगा? काफ़ी इजी क्वेश्चन है फ्रेंड्स, काफ़ी इजी। देखिए मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ। सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, मैथमेटिक्स में आप लोग क्वेश्चन आगे देखिए। सबसे पहले ए कितना समय लग रहा था? तो 110 घंटा लिख दिया हूँ। क्लियर है? उसी प्रकार आप लोग बी को देखते हैं तो बी में कितना लिख रहा था? 132 लिख रहा है, मैं लिख दिया हूँ। वही बात करते हैं सी का, तो सी का देखेंगे 165 घंटा लिख रहा था। क्लियर है? हम लोग तीनों का एलसीएम लेंगे तो ऑलरेडी इसका एलसीएम 360 आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे निकाले 6 आ जाएगा, इसका एफिशिएंसी 5 होगा, इसका क्या आएगा 4 आएगा। क्लियर है? अब आप लोगों को क्वेश्चन को देखना है, क्या लिख रहा है? पहले 22 घंटे के लिए तीनों पाइपों को एक साथ खोला जाता है। तो देखिए इस तीनों रेशियो 6:5:4 को ध्यान में रखिएगा। ठीक है? तो देखिए सबसे पहले तीनों को 22 घंटों के लिए खोला था। तो पहला का रेशियो 6 था, सेकेंड के लिए 5 था, थर्ड के लिए 4 था। यानी तीनों रेशियो को पहले 22 घंटे के लिए, यानी 22 घंटे के लिए रोक खोल दिए। क्लियर है? उसके बाद लिख रहा फिर पाइप बी को बंद कर दिया था। तो बी को अगर बंद करते तो आप लोग का ए और सी चलेगा। तो एक का रेशियो कितना था? ए का 6 था और सी का कितना था? 4 था। तो ए और सी का रेशियो चल रहा, बंद कर दिया जाता है। तो ए और सी द्वारा टैंक के शेष भाग को भरने में कितना समय लगा? तो फ्रेंड आप लोगों को समय तो नहीं पता, मान लीजिए एक्स माना हो। क्लियर है? और टोटल इफिशियंसी कितना था? टोटल 660 था। आप लोग सॉल्व किए, 6 5 11 4 15। 15 को अगर आप लोग 22 से गुना किए तो ऑलरेडी 330 आ गया, यानी 330 आ गया। प्लस 6 और 4 10 को एक्स से गुना करेंगे, 10x बराबर 660 आ रहा है, ये आ गया। आप लोग क्या करेंगे? देखिए 10x बराबर क्या कीजिएगा, 660 में से 330 को घटाइएगा तो ऑलरेडी कितना आएगा? 330 आ जाएगा। क्लियर है? और हम लोग यहाँ से x का वैल्यू निकालेंगे। तो देखिए सिंपल वे में याद करिए, 10x का वैल्यू कितना आ रहा? तो 330 आ गया। हम लोग x का वैल्यू याद करेंगे तो ऑलरेडी कितना आ रहा? 33 आ रहा। तो इसका जो वैल्यू आ रहा है 33 आएगा, यानी इसका राइट आंसर आएगा 33 घंटा, जो कि ऑप्शन नंबर डी को क्लिक कर सकते हैं। देखते हैं। चार 6 ओम प्रतिरोधक को श्रेणी क्रम में जोड़कर एक 12 वोल्ट का विद्युत विभवांतर लगाया जाता है। तो प्रत्येक प्रतिरोध में धारा ज्ञात करें। काफ़ी इजी से बना सकते हैं फ्रेंड्स इस टाइप्स के क्वेश्चन को। आप लोगों को कुछ भी नहीं करना, जो मैं बताऊँ उसी पर को करना है। सबसे पहले 6 ओम प्रतिरोधक को तो इस श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। तो श्रेणी क्रम में जोड़ने के लिए आप लोग क्या करें, चारों को हम ऐड कर दें। देखिए 6 + 6 + 6, तो यानी कि टोटल यहाँ प्रतिरोध निकालेगा तो 24 ओम आ गया। क्लियर है? यानी आर का अगर वैल्यू निकाले तो 24 आ गया। और वोल्ट भी का वैल्यू आप लोग का कितना दे रहा? 12 वोल्ट दे रहा। हमें क्या निकालना? आई। तो ऑलरेडी भी बराबर क्या होता? आई आर होता। भी बराबर क्या होता? आई आर। हम लोग आई का वैल्यू निकालेंगे तो देखिए आई बराबर आप क्या कीजिए, v बटा आई आर कीजिएगा ना। तो v का वैल्यू कितना था? 12 वोल्ट था। आर का वैल्यू 24 आप निकाले। अगर आप लोग इससे डिवाइड करते हैं तो 0.5, इसका ऐसे मतलब क्या होता है? एम्पियर। तो 0.5 एम्पियर इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। पानी एवं कांच के अपवर्तनांक क्रमशः 4/3 और 3/2 है। तो पानी का कांच के अपेक्षा अपवर्तनांक क्या होगा? सबसे पहले फ्रेंड्स जब भी अपवर्तनांक आप लोगों को किसी के अपेक्षा निकालने बोलता है, देखिए देखिए यहाँ पे हम लोग लिखेंगे। देखिए सबसे पहले अपवर्तनांक को म्यू से डिनोट करते हैं। हम लोग निकालना चाहते हैं, सबसे पहले निकालना चाहते हैं कांच का, सॉरी पानी का। तो ऑलरेडी पानी को वाटर मान लिया, तो कितना दिया? 4/3 दिया। क्लियर है? उसी प्रकार हम लोग अपवर्तनांक लिख रहे हैं कांच का ग्लास मान लीजिए, कितना दिया? ये 3/2। अब आप लोग क्वेश्चन फोकस कीजिए। देखिए इस टाइप से बना रहा हूँ। पानी का कांच के अपेक्षा अपवर्तनांक क्या होगा? देखिए यानी कि आप लोग को μg/L ये बोल रहा। सबसे पहले याद रखिएगा पानी का बोल रहा, किसका बोल रहा? पानी का। तो देखिए जिसकी अपेक्षा बोला था पानी का कांच के अपेक्षा, जो शुरू वर्षा था उसे आप लोग हमेशा ऊपर लिखिएगा। तो यानी पानी का कितना था? 4/3 था, बिल्कुल था। फिर ग्लास, तो ग्लास क्या था? नीचे था, तो ग्लास का 3/2 कर देंगे। अब आप लोग इसे सॉल्व कीजिएगा। तो सिंपल में 4 दूनी कितना हो गया? 8 हो गया, 3×3 = 9। तो 8/9 होगा इसका राइट आंसर। तो सिंपल में काफ़ी अच्छे से इसका राइट आंसर क्या कर सकते हैं? 8/9, यानी ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक कार स्थिर अवस्था में प्रारंभ कर 6 मीटर पर सेकेंड के नियत त्वरण से चलती है, तो दूसरे सेकेंड में चली गई दूरी क्या होगी? सबसे पहले फ्रेंड्स आप लोग को जब भी स्टेप्स का क्वेश्चन आता है तो आप लोग के लिए मैं बताना चाहता हूँ। सबसे पहले क्या कीजिए, देखिए एक का स्थिर अवस्था का अर्थ होता है इनिशियल वेलोसिटी आपको 0 मीटर पर सेकेंड होगा। क्लियर है? अब आप लोग को पूरा इसका एक्सेलरेशन तो ऑलरेडी देखना चाहते हैं। एक्सेलरेशन दिया 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर दे रहा। क्लियर है?
तो दूसरे सेकंड में तय की गई दूरी क्या होगी, यानी कि आप लोग को एस निकालना होगी सेकंड टर्म में। तो आप लोग को मैं फार्मूला बताता हूँ। सबसे पहले क्या यू लिखिएगा बाय ए प्लस हाफ कीजिएगा, फिर क्या लिखिएगा 2n-1। ये फार्मूला को मैं आप लोग के बीच में डिस्कस किया था। तो देखिए यू का वैल्यू ऑलरेडी जीरो है तो मैं जीरो कर दूँ। एक्सलेशन तो का वैल्यू 6 है, 6 को 2 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा 3। अब देखिए आप लोग का दूसरे टाइम बोला तो 2 है, 2 एन के आप लोग क्या करेंगे 2-1। अब आप लोग इसे सॉल्व कीजिए। देखिए सिंपल वे में तो यहाँ 3 रहेंगे, 2 2 जा 4, 4 में से 1 गया यानी 3, तो 3 को 3 से गुना करेंगे कितना आएगा 9। तो इसका जो राइट आंसर आएगा 9 मीटर इज द राइट आंसर। तो काफ़ी अच्छे से इसका जो राइट आंसर आप लोग ला सकते हैं, ऑप्शन नंबर बी को क्लिक कर सकते हैं, यानी 9 मीटर इज द राइट आंसर। कौन सा जीव ऑक्सीजन के बिना जीवित रह सकता है? तो फ्रेंड्स मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ ऑप्शन के अकॉर्डिंग। देखिए ऑक्सीजन के बिना वायुजीवी, तो वायुजीवी तो हमेशा वायु पर निर्भर रहेंगे। सहजीवी, तो सहजीवी ऑक्सीजन के बिना जीवित नहीं रह पाते हैं। अवायुजीवी, तो ऑलरेडी ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखना चाहते हैं तो ऑप्शन नंबर सी होगा। अवायुजीवी जो होता है ऑक्सीजन के बिना जीवित रह सकते हैं। क्लियर है? तो इस चीज़ को भी आप लोग को ध्यान में रखना पड़ेगा। क्लियर है? चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए मूव ऑन करना चाहते हैं, देखते हैं क्या लिख रही है। ऐसा कवक जो अपने भोजन के लिए विशेषकर कीड़ों पर निर्भर रहते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? तो फ्रेंड्स मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, ऐसा कवक जो अपने भोजन के लिए विशेषकर कीड़ों पर निर्भर रहते हैं उसे बोलते हैं एंटोपोपैथोजेनिक बोलते हैं। एंटोपोपैथोजेनिक बोलते हैं, यानी ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखिए तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए को क्लिक कर सकते हैं। क्लियर है? और फ्रेंड्स आप लोग याद रखिएगा कवक पर्णहरित सकेंद्रीय संवहन उत्तक सहित थैलोफाटा में आते हैं। और मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कवक के अध्ययन को बोलते हैं माइकोलॉजी। ये भी आप लोगों को पेपर में पूछता है, तो कवक के अध्ययन को क्या बोलते हैं? माइकोलॉजी कहते हैं। ये भी आप लोग को ध्यान में रखना पड़ेगा। क्लियर है? इसके साथ साथ फ्रेंड कवक, चलिए अब देखना चाहते हैं कुछ और भी क्वेश्चन के बारे में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चालनी नलिका बनाने में भाग लेता है, तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन ये। तो चालनी नलिका जो बनाने में भाग लेता है वो फ्लोएम का, किसका लेता है? फ्लोएम का। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी को क्लिक कर सकते हैं। देखिए चालनी नलिका में फ्लोएम भाग लेता है। फ्लोएम का प्रमुख कार्य होता है पौधों के हरे भागों में निर्मित भोज्य पदार्थों का दूसरे भागों में स्थानांतरित करना। ऑलरेडी फ्रेंड्स आप लोगों को पता होगा फ्लोएम के कुल 4 भाग होते हैं, जिसमें पहला जो होता है चालनी अवयव होता है, सेकेंड होता है सखी कोशिकाएं, थर्ड होता है फ्लोएम मृदुतक और चौथा फ्लोएम फाइबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी भी राज्य में प्रथम गैर कांग्रेसी सरकार का गठन कहाँ हुआ था? तो काफ़ी फेमस क्वेश्चन है ये, यानी कि किसी भी राज्य में प्रथम गैर कांग्रेसी सरकार का जो गठन हुआ था केरल में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? केरल में हुआ था। कब हुआ था ये भी आप लोग जान लिए, 1957 में। 1957 में पहली बार किसी राज्य में गैर कांग्रेसी सरकार बना था। ऑलरेडी फिर आप लोगों को पता है 1957 के चुनाव में केरल में कांग्रेस को पराजित कर कम्युनिस्ट पार्टी का बहुमत मिला था, याद रखिएगा। क्लियर है? और वहाँ के जो मुख्यमंत्री बने थे नम्बूद्री पाद बने थे। क्लियर है? और क्या कम्युनिस्ट पार्टी का जो स्थापना हुआ था ये भी आप लोग याद रखिए, कम्युनिस्ट पार्टी का स्थापना हुआ था 1925 में हुआ था। और उसका संस्थापक था एम एन रॉय। देखिए एम एन रॉय आप लोग शायद पढ़ी भी होंगे, एम एन रॉय थे भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का स्थापना किए थे। और कम्युनिस्ट पार्टी का स्थापना 20 अगस्त 1920 में ताशकंद में एम एन रॉय द्वारा किया गया था। चलिए केप ऑफ गुड होप कहाँ स्थित है? काफ़ी फेमस क्वेश्चन ये। तो ऑलरेडी फ्रेंड्स आप लोगों को पता होगा दक्षिण अफ्रीका में केप ऑफ गुड होप स्थित है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी को कर सकते हैं। क्लियर है? केप ऑफ गुड होप को ही आशा उत्तम आशा अंतरिक्ष भी कहा जाता है। यह अफ्रीका का दक्षिणतम स्थान होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आप लोग को स्किप करना होगा क्योंकि ये क्वेश्चन आप लोग का पिछले साल का है, तो इसलिए मैं स्किप किया हूँ, देखता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिख रहा है ये। तो चलिए देखिए आप लोग के बीच क्वेश्चन आ चुका है 42 नंबर क्वेश्चन, 42 नंबर। हाँ तो फ्रेंड्स इसको भी मैं अभी स्किप कर रहा हूँ। देखिए जब घड़ी में 9:30 बजती है तो उस समय दोनों सुइयों के बीच का कोण कितना होगा? जब भी कोण बोलता है तो थीटा का फार्मूला आप लोग याद कर लीजिए, क्या होता है देखिए 11/2 मिनट माइनस 30h, इस फार्मूला को याद कर लीजिए। अब देखिए 11/2 में कर दिया मिनट, तो मिनट देखिएगा तो 30 मिनट लिख रहा है। क्लियर है? माइनस 30h का वैल्यू कितना लिख रहा है 9। अब आप लोग सॉल्व कीजिए, 2 का टेबल में 30 आता है 15 बने, तो 15 को 11 से गुना करेंगे तो फ्रेंड 165 आ जाएगा। और 30 को 9 से गुना करेंगे तो 270 आएगा। हम लोग क्या करें 270 में से 165 को घटा दीजिए तो फ्रेंड 200, रुकिए आप लोगों को मैं फिर से बताता हूँ, इसी फार्मूला का यूज कीजिए। देखिए थीटा बराबर क्या होता है, देखिए 11/2 मिनट माइनस 30h, इस फार्मूला को अपनाइए। तो 11/2 लिख दिया हूँ मिनट, तो मिनट का वैल्यू अगर आप लोग देखे होंगे तो फ्रेंड्स मिनट का वैल्यू 30 था, क्लियर कर दिया हूँ, माइनस फिर 30h का वैल्यू 9 था। और आप लोग सॉल्व कीजिए, 2 का पारा में 30 कितना बनाता है 15 बने, 15 को 11 से गुना किया तो 165 आया, माइनस 30 को 9 से गुना किया तो कितना गया 270। और आप लोग क्या कीजिए 270 में इससे 165 को घटाइए, तो सिंपल में सॉल्व किया तो 105 आएगा, माइनस आएगा तो माइनस को हम लोग इग्नोर करते हैं। तो राइट आंसर कितना है 105 डिग्री। तो ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर सी को क्लिक कर सकते हैं। देखिए इसमें नेक्स्ट संख्या को बताना, सबसे पहले देखिए पहला संख्या में 2 ऐड हो रहा है, सेकंड में 4 हो रहा,
फिर देखिए तो 6 ऐड हो रहा, फिर देखिए तो 8 ऐड हो रहा, फिर नहीं सॉरी, फिर आप लोग देख सकते हैं तो 8 के बाद फिर 2 हो रहा, फिर 4 हो रहा, तो अगला मैं क्या किया 6, तो 48 और 6 54। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। दिए गए विकल्पों में से असंगत का चयन करना है, तो फिर असंगत को चुनना है। देखिए लहसुन, अदरक, आलू, टमाटर। ऑलरेडी आप लोग देखिएगा टमाटर धरती के ऊपरी उगाई जाती है, तो राइट आंसर क्या कीजिए टमाटर, यानी ऑप्शन नंबर डी को क्लिक कीजिए। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या लिख रहा। तो लिख रहा है एक पंक्ति में 65 व्यक्ति उत्तर की ओर अभिमुख है, व्यक्ति ए दाईं ओर से 22वां है, उसे मौजूदा स्थान से दाईं ओर चौथे स्थान पर स्थानांतरित करने के बाद अब बाईं ओर से उसका स्थान क्या होगा। तो देखिए इस टाइप्स का क्वेश्चन अगर आता है तो आप लोग को एक सीरीज बनाना पड़ेगा। देखिए टोटल सबसे पहले याद रखिए, देखिए एक पंक्ति में 65 व्यक्ति उत्तर की ओर अभिमुख है, 65 है, क्लियर है। और व्यक्ति ए दाईं ओर से 22वें स्थान पे है, दाईं ओर से 22वें स्थान पे है, और उसे मौजूदा स्थान से दाईं ओर चौथे स्थान पर स्थानांतरित करने के बाद वो बाईं ओर से कौन सा स्थान घसकेगा। फ्रेंड्स आप लोग को फोकस करना पड़ेगा। देखिए जब भी इस टाइप्स का क्वेश्चन आता है तो आप लोग क्या कीजिए, ये भी देखिए बाईं ओर है और ये भी दाईं दाईं ओर है, तो डायरेक्शन सेम रहता है, हम लोग माइनस करने का कार्य करते हैं, क्लियर है। तो ये कंसेप्ट आप लोग काफ़ी अच्छे से बना सकते हैं। देखिए सबसे पहले मान लीजिए टोटल एक में पंक्ति बनाया, क्लियर है। देखिए एक व्यक्ति ए दाईं ओर से 22वें स्थान पर है, मान लीजिए कोई व्यक्ति ए है, ए क्या है दाईं ओर से 22वें स्थान पर है, तो देखिए 22वें स्थान पर मैं मान लिया हूँ, क्लियर है। अब देखिए यानी कि इसके इधर कितना लोग है, 21 लोग है, क्लियर है। वही बोला उसे मौजूदा स्थान से दाईं ओर स्थान से चौथे स्थान पर स्थानांतरित किया जाता है। तो फ्रेंड इसे ये क्वेश्चन को मैं लास्ट में बताऊंगा, रुकिए। निम्नलिखित में वह सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जिसमें संख्याएं 17, 12, 93 को विभाजित करने पर 4, 3, 15 शेष बचता है। फ्रेंड्स आप लोग को जब भी इस टाइप्स का क्वेश्चन आता है, देखिए संख्या पहला लिख रहा 17 लिख रहा, फिर लिख रहा 42 लिख रहा, फिर लिख रहा 93। अब बेचने में कितना शेषफल आ रहा, पहला में 4 बच रहा, सेकंड में 3 बच रहा, थर्ड में क्या बच रहा 15 शेषफल बच रहा। तो हम लोग इसे सॉल्व करेंगे, तो 17 में से 4 गया, तो ऑलरेडी आप लोग को पता है 17 में से 4 गया क्या बचेगा। तो फ्रेंड हम बताना चाहते हैं 13 बचेगा, फिर 42 में 3 को घटाएगा 39 बचेगा, फिर यहाँ पे घटाएगा तो 78 बचेगा। अब ये जो संख्या है 13, 39, 78, इसका आप लोग HCF निकाल दिया, तो HCF आएगा 13, आप लोग का ये 13 आप लोग का आंसर होगा, क्लियर है। चलिए एक धनात्मक पूर्णांक का 5 गुना उसके वर्ग के दोगुने से 3 कम है, तो इसका पूर्णांक ज्ञात करना है। सबसे पहले फ्रेंड्स याद रखिएगा, माना कि धनात्मक x मान लीजिए, क्या लिख रहा है धनात्मक का 5 गुना, तो x का 5 यानी 5x हो गया बराबर इसके दुगने के वर्ग, यानी दुगने के वर्ग के से 3 कम है, तो 3 में कम कर दिए। और आप लोग सॉल्व कीजिए, यानी कि 2x² कीजिए -5x कीजिएगा -3 बराबर 0। और आप लोग इसे सॉल्व कीजिएगा तो सिंपल में फ्रेंड्स x का वैल्यू जाएगा 3 आएगा और -1/2, तो आप लोग को 3 को क्लिक कर सकते हैं, ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन काफ़ी अच्छा आ चुका है, चलिए देखते हैं क्या लिख रहा है ये। सामान्य की 3/4 से चलकर एक व्यक्ति अपने कार्यस्थल पर 15 मिनट देरी से पहुंचता है, सामान्यतः कार्यस्थल तक पहुंचने में उसे कितने मिनट लगते हैं। काफ़ी इजी क्वेश्चन है। और फ्रेंड जब भी इस टाइप्स का क्वेश्चन रहता है, देखिए 3/4 है, अब देखिए दोनों का डिफरेंस लीजिएगा तो 1/4 होगा ना ये। अब आप लोग क्या कीजिए, इसको हम लोग 15 से गुना कर देंगे, तो देखिए सिंपल में ये 4 कैंसिल हो गया, तो हम लोग 3 को 15 से गुना करेंगे, तो 3 को 15 से गुना करेंगे कितना है 45 मिनट। तो आप लोग काफ़ी अच्छे से ऑप्शन नंबर बी को क्लिक कर सकते हैं, यानी 45 मिनट इज़ द राइट आंसर। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिख रहा है देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या लिख रहा है, लॉगरिथम का क्वेश्चन आ चुका है। चलिए देखिए लॉगरिथम में क्या लिख रहा है, 5 log 10⁻³ माइनस log 10⁻9 है ये। तो फ्रेंड जब भी इस टाइप्स का क्वेश्चन आता है तो आप लोग को बेस को सेम करने का होता है, क्लियर है। तो देखिए आप लोग को मैं बताना चाहता हूँ, देखिए आप लोग को मैं बताना चाहता हूँ, देखिए 5 log है यहाँ पे, देखिए 5 log 10⁻³ है, तो इसको लिखने का तरीका क्या होता है, देखिए हम लोग आगे लिख देंगे लॉग इसका बेसिक कितना 3 है। अब देखिए ये जो 3 है तो 3 के ऊपर ये आप लोग को हमेशा खाली रहना चाहते हैं, 3 के ऊपर 5 लिख देंगे, क्लियर है। उसी प्रकार आप लोग के सामने एक और क्या लिख रहा है देखिएगा, लॉग 10⁻9 था, तो इसे हम लोग रहने देंगे, यानी इसको रहने देंगे, लॉग लिख देंगे 10, अब 9 है तो 9 के लिए हम लोग 3/3 कर सकते हैं ना। और हम लोग इसी बेसिस पे आप लोग के बीच में सॉल्व करवाता हूँ, देखिएगा सिंपल वे में क्या कीजिए, देखिए पहला के लिए हम लोग क्या किए थे, लॉग कर देंगे 3/5 माइनस कर देंगे, उसी पर फिर लॉग कीजिएगा, यहाँ पर 10 रखिएगा आप लोग, यहाँ पर पावर 9 लिखिएगा। अब जब भी माइनस में आता है तो हम लोग डिवाइड करते हैं, तो लॉग रहने देंगे। अब यहाँ पे वैल्यू अगर आप लोग देखिएगा तो बेस कितना था 10 आ गया, देखिए दोनों का बेस क्या था 10 है फ्रेंड्स, यहाँ भी 10 दिया हुआ था, 10 कर दिया हूँ। अब देखिए माइनस में रहता तो हम लोग डिवाइड करते हैं, तो पहला का वैल्यू कितना 3/5 था, और सेकेंड आप लोग देखिएगा तो फ्रेंड्स वो 9 आ रहा था, तो 9 से हम लोग डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पे अगर आप लोग पूरा सॉल्व कीजिएगा तो आप लोग का जो वैल्यू आएगा लॉग आएगा, यहाँ पे 10 आप लोग का बेसिक प्लस रहेगा और 27, यानी ये आप लोग का आंसर आएगा, क्लियर है। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखिएगा तो ऑप्शन नंबर सी को क्लिक कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 51 देखते हैं क्वेश्चन क्या लिख रही है।
ए बी सी डी एक चक्रीय चतुर्भुज है। भुजाओं ए बी और सी डी को बढ़ाने पर बिंदु पी पर मिलती है और भुजाएं ए डी तथा बी सी बढ़ाने पर बिंदु क्यू पर मिलती है। यदि एंगल ए डी सी बराबर 85 डिग्री और एंगल बी पी सी बराबर 40 डिग्री है तो एंगल सी क्यू डी का मान क्या होगा। तो फ्रेंड देखिए, सबसे पहले आप लोग को चक्रीय चतुर्भुज बनाना था। ऑलरेडी आप लोग चक्रीय चतुर्भुज साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के बारे में पढ़े होंगे। देखिए सबसे पहले क्या बोल रहा, ए बी सी डी है, तो चलिए मान लेता हूँ। देखिए ए बी सी डी एक चक्रीय देखिए ये सबसे पहले चतुर्भुज। देखिए ये आप लोग को ए बी सी डी चक्रीय चतुर्भुज बनाना, ए बी सी और यहाँ से एक और आप लोग ले लीजिए डी। तो ए बी सी डी में ले लिया। देखिए ए मान लिया, बी हो गया, ये आपका सी है, ये डी है। ए बी सी डी एक चक्रीय चतुर्भुज है जिसमें ए बी और डी सी को मिलाने पर बिंदु पी पर मिलते हैं। तो फ्रेंड देखिए ए बी, तो ए बी को मैं मिला दिया हूँ, आगे बढ़ा दिया हूँ। और क्या बोल रहा है, सी डी को, तो फ्रेंड सी डी को भी मिलाने पर बिंदु पी पे मिल रहा है, यानी पी पे मिला दिया हूँ। क्लियर है। फिर क्वेश्चन लिख रहा है आप लोग के सामने ए डी और बी सी को। तो देखिए ए डी को आगे बढ़ा दिया और बी सी को यहाँ पे बिंदु पे कहाँ पे मिलता है, क्यू पर मिलती है। क्लियर है। और यदि कौन ए डी सी, तो फ्रेंड्स हम लोग देखना चाहते हैं क्या लिख रहा है, कौन ए डी सी। तो ए है, ये डी है और ये सी है, यानी यहाँ ए डी सी का वैल्यू लिख रहा है 85 डिग्री, मैं 85 डिग्री लिख दिया हूँ। तथा कौन बी पी सी, बी पी सी यानी कौन बी पी सी का वैल्यू कितना लिख रहा है, 40 डिग्री है, ये 40 डिग्री मैं लिख दिया हूँ। तो एंगल सी क्यू डी निकालना है। तो फ्रेंड जब भी स्टेप्स का क्वेश्चन आता है, सबसे पहले देखिए इसमें ट्रायंगल बन रहा है और ट्रायंगल क्या बना, देखिए ए है, ये पी है और ये डी है। सबसे पहले क्या करेंगे, त्रिभुज ए पी डी में देखिए ए है, ये पी है और ये डी है। तो फ्रेंड यहाँ से लेके आप लोग त्रिभुज को अगर हम लोग शो करते हैं, देखिए इस ट्रायंगल है ना, तो इसमें निकालिएगा त्रिभुज के तीनों कोनों का योगफल क्या होता है, ऑलरेडी आप लोग को पता है 180 डिग्री होता है। तो फ्रेंड यहाँ से 180 डिग्री है, तो यहाँ पे ए का वैल्यू निकाल सकते हैं ना। तो ऑलरेडी एंगल पी ए डी में यानी ए का वैल्यू आप लोग निकालेगा। तो 180 माइनस क्या कीजिएगा, ये दोनों को सम कर दिया, 85 प्लस 80 40, तो 100 कितना है 25। तो 180 में से 125 को माइनस किए तो 55 डिग्री आएगा, यानी ए का वैल्यू कितना आ गया, 55 डिग्री आ गया। क्लियर है। अब देखिए आप लोग को ऑलरेडी पता है फ्रेंड्स, आप लोग को ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटर पढ़ रहे हैं। तो देखिए एंगल बी, देखिए साइक्लिक क्वाड्रिलेटर में आमने सामने की भुजा का वैल्यू क्या होता है, सम्मुख कोण का वैल्यू होता है 180 डिग्री। तो फ्रेंड्स हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे थोड़ा सा फोकस कीजिए। देखिए ये बी है, बी जो है आप लोग का डी का साइक्लिक है, तो ये 85 है। तो 85 है, तो एंगल बी का वैल्यू क्या होगा, तो 180 में से 85 को घटा दीजिए तो कितना आएगा, 95 डिग्री आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 95 डिग्री। और हम लोग को ए क्यू बी का निकालना है, यानी ए क्यू बी। तो फ्रेंड सिंपल वे में देखिए ए का वैल्यू कितना आया था, 55 था और बी का वैल्यू 95 है। तो हम लोग क्या करें, 180 में से ये दोनों के सम को माइनस कर देंगे। तो फ्रेंड 55 और 95 को जोड़िए तो 9 5 15 9 5 14 15। अब 180 में से 150 को उठाएगा 30 डिग्री, यानी इसका वैल्यू आएगा 30 डिग्री। काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड था, फिर भी मैं आप लोगों को बताने का प्रयास किया, उसका राइट आंसर आएगा 30 डिग्री। क्लियर है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या लिख रहा है ये, किस पौधे में बहुरंगी पंक्तियां होती है। तो फ्रेंड आप लोग को बताना चाहता हूँ, क्रोटन, जो क्रोटन होते हैं, क्रोटन पौधे में बहुरंगी पत्तियां होती है। तो राइट आंसर लिखिएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि क्रोटन होगा। क्लियर है। चलिए और फ्रेंड्स आप लोग को बताना चाहता हूँ, प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा पत्तियां जो मंड का निर्माण करती है। नेक्स्ट, आहार नली के कौन सा भाग बलगम और हाइड्रोक्लोरिक एसिड का स्रावन करती है। तो मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ, आहार नली का अमाशय भाग बलगम और हाइड्रोक्लोरिक एसिड का स्रावन करती है। तो राइट आंसर लिखिएगा अमाशय, यानी कि ऑप्शन नंबर डी को क्लिक कर सकते हैं, ऑप्शन नंबर डी। चलिए बताता हूँ कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट। अमाशय तथा ग्रहणी के बीच में एक पेशीय कपाट पायरोलिक वाल्व होता है, जो खाद्य पदार्थों को अमाशय से ग्रहणी में जाने देता है। और फ्रेंड्स याद रखिए, अमाशय की दीवार में जठर ग्रंथि पाई जाती है, यानी क्वेश्चन आता है अमाशय की दीवार में कौन सा ग्रंथि पाई जाती है। तो फ्रेंड्स याद रखिए जठर ग्रंथि पाई जाती है, ये भी आप लोग को ध्यान में रखना पड़ेगा। क्लियर है। और इसी में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भी पाया जाता है। क्लियर है। चलिए, पेनिसिलिन से प्राप्त एक एंटीबायोटिक दवा है। तो काफ़ी फेमस क्वेश्चन ये। तो पेनिसिलिन फफूंदी से प्राप्त एक प्रकार का एंटीबायोटिक, फफूंदी होगा ठीक है। तो फ्रेंड्स याद रखिएगा, पेनिसिलिन फफूंदी से प्राप्त एक एंटीबायोटिक दवा है। क्लियर है। और पेनिसिलिन की जो खोज किया था अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था, ये भी आप लोग को ध्यान में रखना पड़ेगा। क्लियर है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिख रहा है, हीमोग्लोबिन में निम्नलिखित में कौन सी धातु उपस्थित होता है। तो काफ़ी फेमस क्वेश्चन है, आप लोग पढ़े भी होंगे। तो हीमोग्लोबिन में लोहा धातु, यानी कि फ्रेंड्स आप लोग देखे होंगे हीमोग्लोबिन में लोहा धातु उपस्थित होता है। तो ऑप्शन नंबर बी को क्लिक कर सकते हैं। और कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन और कोशिकाओं से फेफड़ों तक हीमोग्लोबिन के द्वारा 10 से 20% तक ही हो जाता है। क्लियर है। चलिए और फ्रेंड्स याद रखिएगा, मोलस्का आर्थ्रोपोडा के कुछ तथा कुछ अन्य कशेरुकों में हीमोग्लोबिन के स्थान पर नीली तांबा युक्त यानी हीमोसाइनिन रक्त पाई जाती है, ये भी आप लोग को ध्यान में रखना पड़ेगा। क्लियर है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या लिख रही है, मानव प्लीहा नियंत्रित करता है। काफ़ी फेमस क्वेश्चन है ये, तो ऑलरेडी फ्रेंड्स आप लोगों को पता होगा, मानव प्लीहा रुधिर आयतन को नियंत्रित करता है। तो राइट आंसर अगर देखना चाहते हैं तो ऑप्शन नंबर ए को क्लिक कर सकते हैं। क्लियर है। चलिए कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स बता देता हूँ, देखिएगा सुनिएगा केवल।
प्लीहा यूरिक अम्ल बनाने में सहायता करता है। तो फ्रेंड्स अगर क्वेश्चन आता है प्लीहा में कौन सा बनता है, तो यूरिक अम्ल बनता है। ये भी आप लोग को ध्यान में रखना पड़ेगा। तो प्लीहा में कौन सा अम्ल बनता है, यूरिक अम्ल। इस चीज़ को आप लोग को ध्यान में रखना पड़ेगा। प्लीहा न केवल आवश्यक रक्त कणों को नष्ट करती है बल्कि रक्त के निर्माण भी करती है। प्लीहा कैल्शियम के मेटाबॉलिज्म में भी सहायता करती है। चलिए निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है, तो फ्रेंड देखते हैं हम। यूरिया यकृत में उत्पन्न होता है, बिल्कुल फ्रेंड्स ये सही है, यानी कि यूरिया जो है यकृत में उत्पन्न होती है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही दिख रहा। यूरिया रुधिर में उत्पन्न होता नहीं, गलत है ये। यूरिया मंड स्टार्च के पाचन में नहीं, गलत है ये। यूरिया फेफड़े और वृक्क में उत्पन्न होते नहीं, तो फिर ऑप्शन नंबर ए होगा। क्लियर है, चलिए सुनिएगा केवल। सबसे पहले देखिए, रक्त में यूरिया का स्तर सामान्यतः 20 से 40 मेगा mg होता है। क्लियर है, और रक्त में यूरिया की मात्रा बढ़ जाती है तो इसे यूरेमिया बोलते हैं। यानी कि फ्रेंड अगर रक्त में यूरिया की मात्रा बढ़ जाती है तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, यूरेमिया बोलते हैं। ये भी चीज़ आप लोग को ध्यान में रखना है, क्या बोलते हैं इसे, यूरेमिया बोलते हैं, यूरेमिया बोलते हैं। क्लियर है, और यूरोक्रोम का निर्माण लाल रुधिर कणिकाओं के हीमोग्लोबिन से होता है। और फ्रेंड्स याद रखिएगा, मूत्र से गंध जीवाणु द्वारा यूरिया को अमोनिया में बदलने के कारण आती है। क्लियर है, इसके साथ साथ मनुष्य में यूरियोटिक उत्सर्जन पाया जाता है। पक्षियों को उत्सर्जित पदार्थ क्या होता है, यूरिक अम्ल होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, धनश्री निम्नलिखित में से किसकी सहायक नदी है। काफ़ी फेमस क्वेश्चन है ये, ऑलरेडी फ्रेंड्स आप लोगों में बताया था। धनश्री जो था वो ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी को क्लिक कर सकते हैं। वही बात करना चाहते हैं, चलिए कुछ वैसे इसमें है नहीं तो कर देता ऑपरेशन। पारंपरिक नृत्य पाइका किस भारतीय राज्य से संबंधित है। तो आप लोग झारखंड का रहने वाले हैं तो आप लोग काफ़ी अच्छे से बना सकते हैं। पाइका जो होता है वह झारखंड राज्य का एक नृत्य है। क्लियर है, तो ऑलरेडी ऑप्शन नंबर बी होगा। क्लियर है, चलिए तो फ्रेंड्स आप लोगों को बताना चाहता हूँ झारखंड का कुछ कुछ नृत्य बता देना चाहता हूँ। एक होता है सरहुल होता है, जट जटिन होता है, कर्मा होता है, डांगा होता है, सोहराई होता है। चलिए, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग के लिए प्रावधान है। तो फ्रेंड्स मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, भारतीय संविधान के आर्टिकल नंबर 324 में, आर्टिकल नंबर 324 में निर्वाचन आयोग का प्रावधान किया गया। क्लियर है, क्लियर समझिए। सबसे पहले फिर निर्वाचन आयोग का गठन, तो निर्वाचन आयोग का जो गठन किया गया था 25 जनवरी को किया था, यानी 25 जनवरी 1950 को किया गया था। इसी वजह से प्रत्येक 25 जनवरी को मतदाता दिवस मनाते हैं। तो राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाते हैं, 25 जनवरी को। आप लोग को बताने का ये खुशी होगा, आज राष्ट्रीय मतदाता दिवस भी है और मैं आप लोग को मतदाता दिवस पर ये पढ़ा भी रहा हूँ। तो फ्रेंड याद रखिए, प्रत्येक 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाते हैं, क्योंकि उसी दिन राष्ट्रीय निर्वाचन आयोग का गठन हुआ था। क्लियर है, और फ्रेंड्स याद रखिएगा, अभी वर्तमान समय में राष्ट्रीय निर्वाचन आयोग का जो अध्यक्ष राजीव कुमार है। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। और आर्टिकल नंबर 326 के तहत हम लोग वोट देते हैं। क्या देते हैं, वोट देने का अधिकार कितना, आर्टिकल नंबर 326 के तहत देते हैं। चलिए ये क्वेश्चन है आप लोग का, देखते हैं रीजनिंग का क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पे 9 से 10 किया, यानी कि कितना बढ़ा रहा, 1। फिर देखिए 10 से 18 कर रहा है, यानी कि 8 बढ़ा रहा। फिर 18 से 45 27 बढ़ा। तो आप लोग यहाँ देखिए 1 का क्यों, ये 2 का क्यों, 3 का क्यों, तो ऑलरेडी 4 का क्यों कितना होगा, 64। तो फ्रेंड 45 में हम लोग 64 को जोड़ देंगे तो 5 4 9 6 4 10, यानी 109। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलिए 34 का 12 से उसी तरह संबंध है जैसे 59 से है। तो फ्रेंड ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन। देखिए आप लोग को 34 का 12 से संबंध करना है। तो देखिए सिंपल है, में 3 को 4 से गुना कीजिए, क्या आएगा, 12। ये संबंध हो गया, यानी कि दोनों का मल्टीप्लाई किया। उसी पर 59 का बोला, तो हम लोग क्या करें, 59 को हम लोग दोनों गुना करें, 5 को 9 से, तो 9 पचे 45 होता है, यानी राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। काफ़ी अच्छे से ए कर सकते हैं। तो ये रीजनिंग अच्छा था। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है ये। तो फ्रेंड्स यहाँ पे 63 नंबर क्वेश्चन के मूव ऑन करना चाहते हैं। क्या लिख रहा है देखिए, कथन 6 और 5 सम और विषम संख्या है। तो देखिए 6 आप लोग का सम संख्या और 5 क्या विषम संख्या है। 6 और 5 को जोड़ने पर 11 प्राप्त होता है। बिल्कुल फ्रेंड 11 प्राप्त होता है। निष्कर्ष 11 का भाज्य संख्या, बिल्कुल सही है ये। तो निकाला गया निष्कर्ष सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही हो गया। यदि किसी निश्चित कुट भाषा में राइट को 40, चैट को 33 है, तो रिटर्न का क्या होगा। सबसे पहले जब भी स्टेप्स आता है तो आप लोग लिखने का प्रयास कीजिए। अब देखिए आर का क्या होता है, एटॉमिक नंबर 1 होता है, 18 होता है। ए का क्या होता है 1, और टी का क्या होता है 20। ऐड करके देखिए 18 1 19, 19 से 20 कितना होता है 39, कितना होता है 39। तो इसमें देखिए एक का वृद्धि किया, उसके बाद चैट का देखेंगे CHAT। तो फ्रेंड सी का कितना होता है 3 होता है, एच का क्या होता है 8 होता है, ए का कितना होता है 1 और टी का क्या होता है 20। ऐड कीजिए 8 3 11 12, 12 20 कितना होता है, तो 12 20 कितना होता है 32। तो इसमें भी एक बढ़ा दीजिए 33 आ गया। तो हम लोग दोनों में एक एक बढ़ाए हैं, तो इसी पर रिटर्न को करने के प्रयास करेंगे। तो देखिए आप लोग को कुछ नहीं करना, RETURN करना है। सबसे पहले आर का वैल्यू कितना रहा 18, और ई का कितना आता है 5, फिर टी का फिर 20 आता है, यू का कितना आता है 21 आता है, आर का फिर एन, और एन का क्या लिखे 14। ऐड कीजिए
तो 18 5 23, 23 20 43, 43 1 44, 26 64, 64 और 8 72, 82 82 और 14। तो फ्रेंड 82 14 होता है 96, तो 96 हम लोग क्या करें, एक को ऐड कर देंगे तो कितना होगा 97। अगर ऑप्शन में है तो आप लोग क्लिक कर सकते हैं, बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए को काफ़ी अच्छे से क्लिक कर सकते हैं। देखिए अर्जुन का जन्म 1 जनवरी 2007 को सोमवार को हुआ था, तो 1 जनवरी 2008 को कौन सा दिन होगा। फ्रेंड्स देखिए जब भी आप लोग को मैं बताना चाहता हूँ, देखिए 1 जनवरी 2007 को कौन सा दिन था, सोमवार। तो एक साल बाद यानी कि एक साल बाद आप लोग को लास्ट सोमवार के बाद एक दिन बढ़ा देने, सोमवार के बाद क्या था, मंगलवार। तो राइट आंसर बी हो जाएगा यानी मंगलवार। चलिए घर ईट पुल, तो फ्रेंड घर ईट पुल को बार बार आप लोग को वेन डायग्राम बनाना है। सबसे पहले देखिए आप लोग को मैं बताना चाहता हूँ, देखिए ये मान लीजिए कि ईट है, क्या ये ईट, तो ईटा किससे बनता है, घर से। अब पुल भी किससे बनता है, घर से। तो इसका वेन डायग्राम ऑप्शन नंबर ए होगा। क्लियर है। देखिए बी को हम लोग क्या मान लिए, तो बी को मान लिए ईटा, क्या मान लिए ईटा। तो फ्रेंड्स घर भी इसी से बनता है और इससे क्या बनता है, पुल भी बनता है। तो आप लोग इस टाइप से आप लोग बना सकते हैं। क्लियर है। चलिए अब 66, अब देखिए 67 काफ़ी इजी क्वेश्चन है ये, आप लोग बना भी लिए। देखिए सबसे पहले देखिए tan का पोजिट होता है cot, तो देखिए 54 और 36, तो ये दोनों को ऐड करने पे 90 आ रहा, तो फिर 90 आ रहा तो इसका वैल्यू 1 लिखेंगे। फिर देखिए दोनों को ऐड करने पे 90 आ रहा तो 1, तो 1 1 क्या आ गया 2, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। चलिए यदि चीनी की खपत 12 केजी से बढ़ाकर 15 केजी हो जाता है तो प्रतिशत वृद्धि होगी। सबसे पहले देखिए इसका बेसिक प्राइस क्या था, 12 था, अब कितना हो गया 15। तो हम लोग देखें वृद्धि कितना हुआ, तो फ्रेंड 3 का हुआ। अब बेसिक प्राइस कितना था, 12 था। अब हम लोग इसको गुना करेंगे 100 से, तो 3 का पारा में 12 कितना बार में था, 4, 4 का पारा में 100 कितना बार होगा, 25 बार में। तो फ्रेंड्स का राइट आंसर आएगा 25%, यानी कि राइट आंसर आएगा 25%। होपफुली आप लोग बना लेंगे, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। 100 तक की कितनी प्राकृतिक संख्या 2 और 3 से विभाज्य है। फ्रेंड्स आप लोग को जब भी इस टाइप्स का क्वेश्चन आता है, सबसे पहले बोला कितनी संख्या 100 तक कितनी प्राकृतिक संख्या 2 और 3 से विभाज्य है। सबसे पहले 2 और 3 का हम लोग क्या करें, एलसीएम निकाले, तो ऑलरेडी क्या आएगा 6 आएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, 6 का एक असेंडिंग ऑर्डर हम लोग क्या निकालें, एक सीरीज में 6 का 6 बाद 6 18, धीरे 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 100 तक करेंगे तो लास्ट में 96 आएगा। आप लोग को एन निकालना है, तो फ्रेंड्स हम लोग क्या करेंगे, इसके लिए एक रूल होता है, आप लोग को लास्ट वाली संख्या को 96 को हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट वाली संख्या से हम लोग डिवाइड करेंगे। तो ऑलरेडी कितना आ रहा है 16 आएगा, और हम लोग उसमें हाँ 16 आ जाएगा, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अब आप लोग का क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिख रही है, ये वेन डायग्राम खुद से कर लीजिएगा। देखिए अगला क्वेश्चन, एम प्लस एन का वैल्यू 4 है और एम प्लस एन का वैल्यू 2 है, तो एम स्क्वायर और एन स्क्वायर का वैल्यू निकालना। फ्रेंड्स देखिए ऑप्शन मेथड से आप लोग बना सकते हैं, और अगर ऑप्शन मेथड नहीं समझ आता तो आप लोग सॉल्व कीजिए। देखिए एम प्लस एन है ना, तो एम प्लस एन का होल स्क्वायर कर दीजिए बराबर, एक काम कर सकते हैं एम माइनस एन का होल स्क्वायर कर दीजिए प्लस 4mn कर दीजिए, ये फार्मूला के तौर पे आप लोग लिख सकते हैं। तो m प्लस एन का वैल्यू 4 था, तो 4 का स्क्वायर कितना होगा 16 हो गया। उसी प्रकार देखिए m माइनस एन का होल स्क्वायर कर देंगे प्लस 4mn, तो 4mn का वैल्यू कितना था 2 था। आप लोग सॉल्व कीजिए, तो फ्रेंड्स m माइनस एन का होल स्क्वायर का वैल्यू निकालेगा, तो देखिए ये 16 है, 4 दूनी 8, तो 16 में से 8 कितना बचेगा 4। तो फ्रेंड्स आप लोग यहाँ से काफ़ी अच्छे से बना सकते हैं। तो यहाँ रुकिए रुकिए, यहाँ पे सॉल्व करना है। देखिए 16 हो गया, 4 दूनी 8, तो 16 में से 8 गया, क्या बचेगा 8 बचेगा। अब नहीं नहीं ये गलत हो रहा। फ्रेंड्स आप लोग को मैं बताना चाहता हूँ, ओह सॉरी, एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर निकालना था ना, थोड़ा सा मिस्टेक कर गया, देखिएगा थोड़ा सा मैं मिस्टेक कर गया, देखिएगा। सबसे पहले फ्रेंड्स आप लोग क्या करें, एम प्लस एन है ना, तो इसका होल स्क्वायर कर देते, क्या होगा देखिए ए स्क्वायर यानी एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर प्लस 2mn, ये फार्मूला आप लोग यूज कर सकते हैं। एम प्लस एन का वैल्यू 4 था, तो 4 का स्क्वायर 16 कर दीजिए। आप लोग को निकालना क्या, एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, ये रहने दीजिए प्लस 2mn, तो 2 कर दिए, एम एन का वैल्यू कितना था 2 था। अब सिंपल वे में आप लोग एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो 16 में से 4 को घटा दिए, कितना आएगा 12। तो राइट आंसर क्या कीजिए, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलिए लंबी साबुन लंबी श्रृंखला वाले के सोडियम या पोटेशियम लवण होते हैं। तो ऑलरेडी फ्रेंड्स आप लोग पढ़े होंगे, तो देखिए सोडियम का जो स्ट्रक्चर बनाइएगा तो साबुन का, तो इस टाइप से होता है। यहाँ पे जाता है COO माइनस Na आता है, या फिर K ले सकते हैं, जो भी ले सकते हैं। तो यहाँ पे कार्बोक्सिलिक अम्ल का आयन होता है। क्लियर है। तो काफ़ी अच्छे से ऑप्शन नंबर डी को क्लियर कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। फिर से बताता हूँ, साबुन लंबी श्रृंखला वाले कार्बनिक वसी अम्लों कार्बोक्सिलिक अम्ल के सोडियम या पोटासियम के लवण होते हैं। क्लियर है। और क्या, देखिए वसा अम्लों के सोडियम लवण कठोर होते हैं, इसलिए कठोर साबुन कहते हैं उसे। और वसा अम्लों के पोटेशियम लवण मुलायम होता है, इसलिए मुलायम साबुन इसे कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, तो कोई विलयन अंडे के पीसे हुए कवच से अभिक्रिया कर एक गैस उत्पन्न करता है जो जो चूने जल को दूधिया कर देता है, तो वह विलयन होगा। तो फ्रेंड्स याद रखिएगा, कोई विलयन अंडे के पीसे हुए कवच से अभिक्रिया कर एक गैस उत्पन्न करता है जो चूने जल को दूधिया कर देता है, वह विलयन HCl होगा। क्या होगा ये
वह विलेन क्या होगा, HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होगा। चलिए इसके बारे में आप लोगों को बताना चाहता हूँ। सबसे पहले देखिए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यहाँ पे ले लीजिएगा, क्लियर है। अगर आप लोग यहाँ पे देखना चाहें तो यहाँ पे CaCO3 कीजिएगा, यानी कैल्शियम कार्बोनेट कीजिएगा। आप लोग अगर इसको रिएक्शन करते हैं तो सिंपल में H2 आ जाएगा, क्लियर है। उसके बाद आप लोग के सामने यहाँ पे HCO2 आ जाएगा। फिर हम लोग यहाँ पे लेंगे तो क्या आएगा, CaCl2 आएगा। तो ये आप लोग कीजिएगा, क्लियर है। अब इसी के बाद आप लोग रिएक्शन कीजिए तो देखिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड आएगा, यानी कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड आएगा। फिर आप लोग को CO2 लेना पड़ेगा, फिर यहाँ से निकालेगा तो कैल्शियम कार्बोनेट आएगा प्लस H2O आ जाएगा। तो राइट आंसर HCl होगा। देखिए खाद्य डिब्बों पर टीन की कोटिंग की जाती है, जस्ता की नहीं, क्यों? क्योंकि फ्रेंड्स ऑलरेडी ये सब सारे क्वेश्चन BPSC का क्वेश्चन है फ्रेंड, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो खाद्य डिब्बों पर टीन की कोटिंग किया था, जस्ते का नहीं, क्यों? तो ऑलरेडी फ्रेंड्स आप लोग को पता है जस्ता टीन से अधिक अभिक्रियाशील होता है, इसलिए खाद्य पदार्थों के डिब्बे पर टीन की कोटिंग किया था, क्योंकि जस्ता जो था टीन से अधिक अभिक्रियाशील होती है। ऑप्शन नंबर डी को क्लिक कर सकते हैं, यानी ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, क्लियर है। और जंग लगने से बचाने के लिए लोहे के ऊपर जस्ता की परत चढ़ाने की प्रक्रिया को ग्लाइवेनाइजेशन कहते हैं, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक यौगिक का अणुसूत्र C2H6O है, तो यौगिक का नाम क्या हो? सबसे पहले फ्रेंड देखिए एक सूत्र में बताना चाहता हूँ कीटोन का। देखिए कीटोन के लिए आप लोग सूत्र याद कर लिए, देखिए इस फार्मूला को याद रखिए, CnH2NO होता है। तो इस फार्मूला से आप लोग का ये नहीं हो रहा, तो हम लोग क्या करेंगे, देखिए इसका जो फार्मूला होता है, देखिए दो अगर कार्बन होता है इसे बोलते हैं इथाइल, इथाइल होता है। अब आप लोग इसका नाम लिख सकते हैं, देखिए इसमें ईथर और इथेनॉल दोनों है, इसलिए इसको बोलेंगे डाई मिथाइल, क्या बोलेंगे, डाई मिथाइल ईथर, यानी डाई मिथाइल ईथर या एथेनॉल दोनों बोल सकते हैं इसे। तो फ्रेंड ऑप्शन नंबर सी को क्लिक कर सकते हैं, यानी इसका जो राइट आंसर होगा डाई मिथाइल ईथर होगा, क्लियर है। और ऑलरेडी इसका फार्मूला होता है C2H5OH, ये भी आप लोग फार्मूला लिख सकते हैं, क्लियर है। तो देखिए आप लोग को यहाँ से अगर निकालिए तो C2 है टोटल, H देखिए तो 5 और 6 हो गया, ये ऑक्सीजन है। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर क्या होगा, C2H6O। तो डाईमिथाइल इथाइल बोल सकता है और इथेनॉल भी बोल सकते हैं, ठीक है। चलिए बात करते हैं इथेनोइक अम्ल का। तो फ्रेंड इथेनोइक अम्ल का सूत्र देखिए CH3 होता है, COOH होता है, ये होता है इथेनोइक अम्ल का सूत्र होता है। इथेनॉल का क्या होता है, C2H5OH होता है, C2H5OH होता है। और डाईमिथाइल ईथर का सूत्र लिखिएगा C2H6O। चलिए सार्वभौमिक सूचकों में 4 से 5 का पीएच मान क्या इंगित करता है? तो ऑलरेडी मैं आप लोगों को बताया था, देखिए सार्वभौमिक सूचकों में 4 से 5 का पीएच मान जो होगा, सबसे पहले मैं जो बता रहा हूँ ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले देखिए ये एक पीएच स्केल है जिसका वैल्यू 0 से लेकर 14 के बीच में होती है, और इसका वैल्यू 7 अगर होता है तो उसे बोलते हैं उदासीन विलयन, क्लियर है। अब देखिए कुछ मैं कंसेप्ट बता रहा हूँ, थोड़ा सा फोकस कीजिएगा। नीला हरा लाल, हाँ देखिए सबसे पहले फ्रेंड्स आप लोग फोकस कीजिए, नीला हरा नीला लाल। हाँ देखिए सबसे पहले याद रखिए जो सबसे ज़्यादा यहाँ पे जो रहता है, क्लियर है, ये होता है, यानी कि फिर देखिए नीला हरा नीला, फिर लास्ट में बैगनी होता है, ये देखिए ये जो मैं बता रहा हूँ। अब बीच में ग्रीन आ जाता है, इस चीज़ को आप लोग फोकस कीजिए, यानी तीन जो चीज़ मैं बताया हूँ। यानी कि फ्रेंड्स आप लोग को मैं जो बता रहा हूँ ध्यान से सुनिएगा, जिसका पीएच मान, ध्यान से सुनिएगा, जिसका पीएच मान 0 से कम 3 तक आता है उसे बोलते हैं प्रबल अम्ल बोलते हैं, क्लियर है। और 4 से 5 तक आता ना, यानी 4 से अगर 5 या 4 से लेकर 6 तक आता है उसे बोलते हैं दुर्बल अम्ल। फिर 7 से लेकर 10 तक आता है, सॉरी 7 से लेकर 7 तो उदासीन होता है, 8 से 10 तक आता है उसे बोलते हैं दुर्बल क्षारक, और केवल 14 आता है तो उसे बोलते हैं प्रबल क्षारक। तो यहाँ पे लिखा है 4 से 5, तो ऑलरेडी देखिए 4 से 6 क्या आता है, दुर्बल अम्ल। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग लिखिएगा तो दुर्बल अम्ल, जो कि ऑप्शन नंबर बी को क्लिक कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, क्लियर है। याद रखिए फिर से बताना चाहता हूँ पीएच, तो पीएच का खोज किया था सोरेंसन ने किया था, इसका मान दिया था पीएच एक मापदंड होता है, क्लियर है। चलिए अब पीएच का वैल्यू क्या होता है, 0 से लेकर 14 के बीच में होता है। अम्लीय विलयन का पीएच मान कितना होता है, 0 से लेकर 7 का होता है। उदासीन का 7 के बराबर होता है। क्षार का क्या होता है, 7 से लेकर 14 के बीच में होता है। ये सब सारी चीज़ों को याद कर लिया। पीएच का फॉर्मूला क्या होता है, तो ये भी याद कर लिया, माइनस लॉग होता है इंटू H प्लस आयन। तो ये सारी चीज़ों को आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं। देखिए ऑक्सीजन अमोनिया से अभिक्रिया कर क्या उत्सर्जित करती है? तो फ्रेंड यू नो दैट ऑलरेडी आप लोगों को पता होगा। सबसे पहले ऑक्सीजन अमोनिया से, तो देखिए अमोनिया का सूत्र मैं ली दिया NH3, ठीक है, इसको ऑक्सीजन से अभिक्रिया करते हैं। तो देखिए ऑक्सीजन अमोनिया से अभिक्रिया करेगा तो सबसे पहले नाइट्रोजन गैस बाहर निकालता है, क्लियर है। उसके बाद आप लोग को बाहर जो निकालेगा H2 यानी कि जल को बाहर निकालेगा, क्लियर है। तो ये आप लोग लिख सकते हैं। तो बोरा कौन सा गैस उत्सर्जित होता है, तो ऑलरेडी आप लोग क्या लिखे, देखिए नाइट्रोजन गैस उत्सर्जित होता है, तो ऑप्शन नंबर ए को क्लिक कर सकते हैं, क्लियर है। बात करते हैं फ्रेंड अमोनिया का, तो ऑलरेडी आप लोगों को पता है अमोनिया जो होता है वह हैबर विधि से निर्माण होता है। हैबर विधि में हम लोग क्या करते हैं, देखिए N2 यानी नाइट्रोजन गैस लेते हैं, फिर H2 गैस लेते हैं। इसमें क्या करते हैं F यानी लोहा और MO यानी कि MO दोनों को लेते हैं। इससे हम लोग क्या बन जाता है, NH3 बन जाता है। इसमें पी ब्लॉक एलिमेंट्स में पढ़े थे। चलिए अगला क्वेश्चन, तो फ्रेंड लिख रहा ये क्वेश्चंस को मैं स्किप करता हूँ क्योंकि ये क्वेश्चन देखिए
राजस्थान के सवाई मानसिंह स्टेडियम में आयोजित विजय हजारे ट्रॉफी के फाइनल निम्नलिखित में किस राज्य ने तमिलनाडु को हराया था? राइट आंसर इसका हिमाचल प्रदेश है। यहाँ से याद करिए सवाई मान स्टेडियम कहाँ पे? तो राजस्थान में। यहाँ से ये क्वेश्चन आप लोग आ सकता है। बिम्स्टेक का सचिवालय कहाँ है? तो फ्रेंड्स सबसे पहले याद रखिए बिम्स्टेक का सचिवालय जो ढाका में, यानी बांग्लादेश की राजधानी ढाका में। क्लियर है? चलिए बात करते हैं चाहते हैं बिम्स्टेक का। सबसे पहले बिम्स्टेक के बारे में आप लोग जानिए, BIMSTEC। सबसे पहले इसका फुल फॉर्म जानिए। इसका फुल फॉर्म होता है बे ऑफ बंगाल। देखिए बे ऑफ बंगाल इनिटेटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल इकोनॉमिकल कोऑपरेशन। इसकी स्थापना याद रखिए 1997 में हुआ था। 1997 में हुआ था। डेट के साथ लिखना चाहते हैं तो 6 जून 1997 को हुआ था। इसमें कुल 7 सदस्य हैं। कितने सदस्य हैं? 7 सदस्य हैं। और इसके ट्रिक से आप लोग को मैं बताना चाहता हूँ। देखिए बिम्स्टेक अगर लिखते हैं BIMSTEC अगर लिखते हैं तो फ्रेंड देखिए इसके लिए पहला देश बता, 20 लिखिए बंगाल होता है। क्लियर है? I4, तो I4 आप लोग याद कर सकते हैं। I4 इंडिया याद कर सकते हैं। M4 म्यांमार होता है। S4 श्रीलंका होता है। क्लियर है? और T4 होता है थाईलैंड। यहाँ तक तो याद कर लीजिए। अब दो को नींबू याद कर लीजिए। एक होता है N4 नेपाल होता है। अब बू से होता है भूटान। तो इस टाइप से आप लोग याद कर सकते हैं। क्लियर है? चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या लिख रही है। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन लिख रहा है, देखते हैं क्या। तो क्या लिख रहा है देखिए, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने लोक लेखा समिति के 100 साल पूरे हो जाने के उपलक्ष्य में एक कार्यक्रम में उद्घाटन किया। लोक लेखा समिति के अध्यक्ष कौन है? तो फ्रेंड्स मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ अधीर रंजन चौधरी। अधीर रंजन चौधरी एक लोक लेखा समिति के अध्यक्ष है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब आप लोग के सामने ये कूट भाषा में, तो आप लोग काफ़ी अच्छे से इसे बना लीजिएगा। देखिएगा सबसे पहले 20 लिखते हैं, TWENTY। तो फ्रेंड 20 को जो लिखा गया सबसे पहले यहाँ पर टी कर दिया, यहाँ पर W कर दिया, फिर देखिए N को यहाँ पे कर दे, E को यहाँ पे कर दे, फिर Y और T। यानी कि यहाँ पे आप लोग देखिएगा तो यहाँ पे सिंपल वे में ये कर दिया, X को लिख रहा है। देखिए इस टाइप से हम लोग किए हैं। क्लियर है? तो इस टाइप से आप लोग को अगला में भी हम लोग को यूज करना है। तो काफ़ी अच्छे से आप लोग एनिमल को भी आप लोग लिख सकते हैं। क्लियर है? तो एनिमल को लिखिएगा तो ऑप्शन नंबर बी आप लोग का राइट आंसर आ जाएगा, लेकिन बीच वाला को बीच में ही रहने दिया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या लिख रही है। क्वेश्चन नंबर 82। तो फ्रेंड लिख रही है देखिए 15 को 90 लिख रहा है, तो 15 छक क्या होता है? 90 होता है। फिर 203 को लिख रहा है आप लोग के सामने 1015। तो ये तो कन्फ्यूजन है। तो हम लोग क्या करते हैं देखते हैं, एक ट्रिक काम करते हैं। देखिए 15 को 90 के लिए क्या करते हैं, देखिए 15 को जोड़िएगा तो 1+5 आएगा ना। तो 1+5 यानी 6 से मल्टीप्लाई किए। क्लियर है? उसी प्रकार 203, तो ये कन्फ्यूजिंग है, मैं लास्ट में बता दूंगा। इसका 112 वैसे इसका आंसर दिया हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। चलिए 83 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या लिख रही है। तो देखिए कुछ कुछ क्वेश्चन है, अब देखता हूँ क्वेश्चंस क्या है जो आप लोग के बताने लायक हो, उसी को मैं बताऊंगा, समय वेस्ट नहीं। तो फ्रेंड देखिए आप लोग के लायक जो क्वेश्चन रहेगा, देखिए हम लोग क्वेश्चन नंबर आ चुके हैं। देखिए 89 पे आ गए डायरेक्टली। तो फ्रेंड 89 क्वेश्चन को देखना चाहते हैं क्या लिख रहा है। देखिए इसकी क्या प्रायिकता है कि 72 के धनात्मक गुणनखंडों में से यादृच्छा, ओके सॉरी हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन। देखिए भूमि तल से एक बिंदु ए से मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। उस बिंदु से मीनार की दिशा में 20 डिग्री 20 मीटर की दूरी पर स्थित एक अन्य बिंदु 20 से उन्नयन कोण 60 डिग्री हो जाता है, तो उसका मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना। फ्रेंड्स आप लोग सिंपल वे में क्या कीजिएगा, देखिए मैं मान लें कि एक मीनार है ये। क्लियर है? सबसे पहले इसका 30 डिग्री का एंगल बनाइए। तो देखिए ये आप लोग का 30 डिग्री यहाँ पे एंगल बना दिया हूँ। ठीक है? अब ये आप लोग के सामने 20 मीटर की दूरी पर, यानी कि देखिए यहाँ से 20 मीटर की दूरी पर उन्नयन कोण क्या हो जाता है? 60 डिग्री हो रहा है। क्या हो रहा है? ये 60 डिग्री हो जा रहा। तो फ्रेंड्स ये बोल रहा मीनार की ऊंचाई क्या होगा। सबसे पहले याद रखिए अगर 20 है तो 20 का यहाँ पे हाफ कर दिया 10 हो जाएगा, और 10 से यहाँ पे √3 को गुना कर दिया, यानी कि इसका राइट आंसर क्या होगा? 10√3। ये रूल होता है। मैं रूल को बता देना चाहता हूँ, जब भी यहाँ पे 30 डिग्री रहेगा, यहाँ पे 60, तो जो वैल्यू रहता है उसका हाफ कर दीजिएगा, और यहाँ पे निकालने के लिए उस हाफ को √3 से गुना कर दीजिएगा। चलिए ये देखिए 72 का सबसे पहले गुणनखंड निकालेंगे। तो ऑलरेडी फिर 72 का गुणनखंड निकाले, 1 2 फिर 3 आएगा, फिर 4 आएगा, फिर 6 आएगा, फिर 8 आएगा, फिर 9 आएगा, फिर 12 आएगा, फिर 18 आएगा, फिर हम लोग के बीच अगला क्या आएगा? 24 आएगा, फिर क्या आएगा? 36 आएगा, फिर क्या आएगा? 72 आएगा। क्लियर है? आप लोग को बोल रहा है यहाँ पे एक गुणनखंड 11 से, यानी गुणनखंड में से चुना गया, तो एक गुणनखंड 11 से कम है। तो फ्रेंड 11 से कम कौन कौन है? देखिए 11 से कम वाले को मैं अंडरलाइन कर देता हूँ रेड से। देखिए 1 2 3 4 6, यानी कि देखिए टोटल 11 से कम ये संख्या, यानी 1 2 3 4 5 6 7। तो टोटल क्या करें? 7। टोटल कितना था? 12। तो 7/12 ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अब ये देखिए गुणनखंड को चेक करना है। तो ऑलरेडी फिर ये क्यूबिक गुणनखंड के अंतर्गत आप लोग बना सकते हैं। तो आप लोग ऑप्शन मेथड से बनाइएगा। तो देखिए ऑप्शन नंबर ए को क्लिक कर सकते हैं, इसका राइट आंसर आएगा ए, क्योंकि देखिए इसका वैल्यू एक 1 आएगा, एक 2 आएगा, 3 आएगा, पुट करके देखिए 0 0 आ जाएगा। क्लियर है? चलिए अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है।
एक गोले की त्रिज्या एक बेलन की त्रिज्या से 3 गुना अधिक है। यदि उसके आयतन समान है तो बेलन की ऊंचाई ज्ञात करें। सबसे पहले याद कीजिएगा गोले की त्रिज्या, जो हमने देख आप लोग के सामने बना देखिए गोले की त्रिज्या। सबसे पहले फ्रेंड्स आप लोग क्या कीजिए, गोले की त्रिज्या, तो गोले की त्रिज्या बारे में क्या बोल रहा है, ये 3 गुना है किसका, उसके आयतन का। तो 3 गुना कर दें बेलन का आयतन, तो यहाँ पे लिख देंगे बेलन की त्रिज्या का। तो गोले का सबसे पहले आयतन हम लोग जानते हैं क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब, बड़ा आर मान लिया बाय इंटू यहाँ पे बेलन का आयतन क्या होता है, पाई r² h होता है। अब फ्रेंड्स आप लोग सॉल्व किए, ये पाई पाई कैंसिल हो गया, यहाँ पे 4/3 रहने देंगे। ऑलरेडी इसका आर का वैल्यू लिखिएगा तो 3r होगा, क्या होगा 3r का होल क्यूब कर दीजिएगा। अब यहाँ पे किया तो r² h कर दीजिएगा। तो इसको अगर सॉल्व करते हैं तो सिंपल वे में h का जो वैल्यू आएगा 36r आएगा, क्या आएगा 36r, यानी ऑप्शन नंबर ए को काफ़ी अच्छे से क्लिक कर सकते हैं। चलिए हमने नेक्स्ट क्वेश्चन देखना चाहते हैं क्या लिख रहा है, ब्रोमीन किस ताप पर अपघटित होता है। तो काफ़ी फेमस क्वेश्चन है ये, तो ऑलरेडी फ्रेंड्स आप लोगों को पता हो ब्रोमीन जो होता है 1000 डिग्री सेल्सियस तापमान पर ही अपघटित होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी को क्लिक कर सकते हैं। और फ्रेंड्स ब्रोमीन यानी सिल्वर ब्रोमाइड का प्रयोग फोटोग्राफी में भी किया जाता है, इस चीज़ को भी आप लोग को ध्यान में रखना पड़ेगा। क्लियर है। अब ब्रोमीन जो आता है ये हाइड्रोजन ग्रुप का सदस्य होता है, इसमें क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन एटेस्टेड फ्लोरीन सारी चीज़ को शामिल किया जाता है। SnO2 से टीन की प्राप्ति की जाती है। देखिए ये भी क्वेश्चन काफ़ी तगड़ा, देखिए SnO2 से टीन की प्राप्ति कार्बन अपचयन द्वारा होता है। ये क्लास 10 का क्वेश्चन था फ्रेंड, तो कार्बन अपचयन, ऑप्शन नंबर बी सी को क्लिक कर सकते हैं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या लिख रहा। भौतिक पथ जिस पर कोई संदेश यात्रा करता है उसे क्या कहते हैं। तो ऑलरेडी फ्रेंड्स भौतिक पथ जिस पर कोई संदेश यात्रा करता है उसे क्या कहते हैं, माध्यम कहते हैं, माध्यम, यानी ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमिलित नहीं है। तो फ्रेंड्स सही सुमिलित नहीं है, तो देखिए कॉस्मिक बैकग्राउंड ऑलरेडी ये जानते हैं, उपग्रह कार्यक्रम एक्सप्लोरर होता है, यानी ये सही है। फॉल्कॉन, तो फॉल्कॉन समुद्रगत केवल तंत्र होता है, सही है। सिग्नल अंतरिक्ष शटल होता है। अटलांटिक, ये फ्रेंड गलत हो गया। क्लियर है, तो ऑप्शन नंबर डी इज द बैड आंसर। अब देखिए इसको हिंदू कुश पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो फ्रेंड्स ऑलरेडी आप लोगों ने बताया था हिंदू कुश पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन होता है, तिरिच मीर होती है। तो ऑप्शन है, तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी को क्लिक कर सकते हैं, तिरिच मीर होता है। क्लियर है। तिरिच मीर कहाँ पे है, तो ये पाकिस्तान में। क्लियर है, इस चीज़ को भी आप लोग याद रखिएगा। और फ्रेंड बात करते हैं इसमें नंदा देवी का, तो ऑलरेडी आप लोग को पता है नंदा देवी जो होता है पीओके के अंतर्गत आता है। क्लियर, उत्तराखंड में आता है। चलिए नेक्स्ट, हाल ही में किस, ये सब क्वेश्चन को भी स्किप करना, किस तिथि को विश्व रक्तदाता दिवस मनाता है। ये मैं अंजलि से पूछा था, याद आया, बिल्कुल। देखिए विश्व रक्तदाता दिवस कब मनाते हैं, तो 10 जून को। आपका MTS का पेपर था इस दिन। देखिए आप लोगों को मैं बताना चाहता हूँ 10 जून को विश्व रक्तदाता दिवस मनाता है। वह 2004 में WTO ने विश्व रक्तदान दिवस प्रारंभ किया था, यानी कि फ्रेंड याद कीजिए WTO यानी नहीं WHO है, होना चाहिए WHO, यानी फ्रेंड वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने इसे 2004 में प्रेरित किया था। ऑलरेडी फ्रेंड्स आप लोग को पता होगा वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का स्थापना हुआ था 7 अप्रैल 1948 को, इसलिए 7 अप्रैल को प्रत्येक वर्ष स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। ऑलरेडी आप लोग को पता होगा अमेरिका, जो कि अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति बने डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने WHO से सदस्यता अपना वापस ले लिया। क्लियर है, ये भी आप लोग के सामने करंट अफेयर में बता दिया हूँ। चलिए अब क्वेश्चन क्या लिख रहा है, लास्ट क्वेश्चन क्या लिख रहा है देखिए। तो लास्ट क्वेश्चन लिख रहा है, वर्ष 2021-22 में चीन को पछाड़कर भारत का सबसे बड़ा व्यापार भागीदार देश कौन बन गया। तो राइट आंसर होगा अपना अमेरिका। तो ये रहा आप लोग के सामने, कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। और नेक्स्ट वीडियो में फिर आता हूँ, फिर बताऊंगा नेक्स्ट कोर्स लर्निंग। तब तक हमारे चैनल के साथ बने रहे। थैंक यू सो मच, प्लीज़ सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल मूव ऑनेस्टली। थैंक यू सो मच, होप फॉर द बेस्ट।